राष्ट्रपति अपने किसी कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। स्वविवेकी शक्ति, जिसे विवेकीय शक्ति भी कहा जाता है और इंग्लिश में डिस्क्रेशनरी पावर कहा जाता है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि स्वविवेकी शक्ति किसे कहा जाता है। जब किसी कार्य को करने के लिए खुद के विवेक का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। अब अगर हम राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति जब अपने किसी कार्य को मंत्री परिषद की सलाह पर ना करके खुद के विवेक से करता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। अब राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है उसे जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति की संविधान के तहत क्या स्थिति है। और इस संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए हम लोग 3 अनुच्छेद का मदद लेंगे। कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और फिर अनुच्छेद 75 का 3। आइए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। इसमें क्या प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहां अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा करेगा। तो जब राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है तो इसे ही राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। उस समय वह अपने स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब अनुच्छेद 75 के 3 को समझने से पहले अनुच्छेद 74 के संबंध में 2 संविधान संशोधन किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले उसे जानते हैं। एक है 42वां संविधान संशोधन 1976 और दूसरा है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है तो इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो यह संविधान संशोधन किस सरकार के द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया और संशोधन करके क्या प्रावधान किया गया? तो वह प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, जबकि मूल संविधान में अनुच्छेद 74 के तहत
इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ सिर्फ कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन यहाँ बाध्य नहीं किया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। तो बाध्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। अब चलिए बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। यह संविधान संशोधन किस सरकार के द्वारा किया गया था? तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। बात करते हैं कि यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर से संशोधन किया गया। और इस बार संशोधन करके क्या प्रावधान किया गया? तो आइए उसे देखते हैं। इस बार जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 74 में, वह यह था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसे दूसरे शब्दों में भी समझा जा सकता है कि इसके जगह हो सकता है यह लिखा हुआ रहे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह या परामर्श को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो यह जो प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके किया गया। ब्रैकेट में फिर देखिए क्या लिखा गया है कि लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन अब अगर मंत्रिपरिषद फिर से उसी सलाह को अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति को देता है, तो इस बार राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को सिर्फ एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब अगली बार वह सलाह आता है तो उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि जब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो इससे संबंधित दो घटनाएं हैं। आइए उसे एक एक करके समझते हैं। पहला घटना है अक्टूबर 1997 की, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दिया था। लेकिन क्या हुआ कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने फिर से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह राष्ट्रपति को नहीं दी। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई थी। फिर बात करते हैं दूसरे घटना की, तो वह है सितंबर 1998 की बात है, जब केंद्र सरकार ने अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह दिया था। लेकिन इस बार फिर से के.आर. नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद मानने वाली नहीं थी। उसने क्या किया कि कुछ महीने बाद फरवरी 1999 में राष्ट्रपति को फिर से
बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी। और जब फिर से सलाह दिया गया तो इस बार जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, तो वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य थे। और इस तरह से क्या हुआ कि फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इस तरह से आप इन बातों को समझे होंगे। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 के 3 के बारे में। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और चूंकि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसलिए यह संसदीय व्यवस्था की नींव है। कौन सी बात? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इस तरह से यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब चलिए बात करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं कि यह जो लिखा गया है इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद किसी कार्य के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि अगर किसी कार्य में किसी तरह का अगर गड़बड़ी होता है तो उस वजह से पूरे मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा। अब चूंकि बात करें कि अभी हम लोग अनुच्छेद 74 के तहत यह बात पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति अपने किसी कार्य को मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति जब अपने किसी कार्य को मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अपने किसी कार्य के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के किसी कार्य के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब बातों से हमें यह समझ में आया कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति की इन्हीं संवैधानिक स्थिति के वजह से कुछ संविधान विशेषज्ञों ने भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति, रबड़ की मुहर वाला राष्ट्रपति कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी ब्रिटिश संविधान में राजा की है। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। संवैधानिक स्थिति की बात की जा रही है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वह ब्रिटिश सम्राट के समान है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या है कि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, वह वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन शासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से ब्रिटिश सम्राट की भी स्थिति है। तो संवैधानिक स्थिति तो दोनों की सेम है, लेकिन इसके बावजूद भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से भिन्न है, मतलब अलग है। कैसे? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, उसके लिए मतलब इस पद के लिए निर्वाचन होता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट का जो पद होता है वह
वंशानुगत होता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि भारत में गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र है। तो इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान होने के बावजूद भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति के बारे में। वैसे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है। तो आइए देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है। पहला पॉइंट है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर, अर्थात खंडित बहुमत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अर्थात पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, कहने का मतलब कि जब हर पार्टी को कुछ कुछ बहुमत प्राप्त होता है लेकिन कोई भी पार्टी कोई भी दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं होती है, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में किसी ऐसे दल या ऐसे गठबंधन को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है जो राष्ट्रपति के नज़र में लोकसभा में विश्वास मत को प्राप्त कर सके। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तब क्या होगा कि वह दल वह पार्टी अपना नेता तो खुद चुनेगा कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है, और राष्ट्रपति सिर्फ उस समय क्या करेगा कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है लोकसभा के चुनाव में, तो उस बहुमत दल के नेता को जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो उस समय राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न को पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना क्या राष्ट्रपति की यह स्वविवेकी शक्ति है? तो यह बिल्कुल भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि प्रश्न होगा कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना क्या यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? तो जी हाँ, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। अब चलिए बात करते हैं अगले परिस्थिति की, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। आइए इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो जो भी पार्टी सत्ता में है
अर्थात जिस पार्टी की सरकार है तो वह सत्ताधारी पार्टी अगर अपने में से किसी भी व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुन पाता है, अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पाता है, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति उस सत्ताधारी पार्टी के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी वह इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुई थी। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो अथवा उसके विरुद्ध मतलब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, तब राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित या भंग करने के लिए स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी जिसकी सरकार है, ठीक है, जिसकी मंत्रिपरिषद है, अगर उस मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है, अब सरकार बनाने के लिए उसके पास बहुमत बचा ही नहीं है। मान लीजिए कुछ सहयोगी दल को मिलाकर सरकार बनाया गया था और उसमें से कुछ सहयोगी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इससे क्या होगा कि जो वर्तमान की जो सरकार थी उसने तो बहुमत खो दिया, ठीक है। एक तो यह कंडीशन हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि उस मंत्रिपरिषद या उस सरकार के विरुद्ध विपक्षी पार्टी वो विश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दे, तब क्या होगा, इस कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित या भंग करने के लिए अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर एक बात आपको यह जानना है कि मान लीजिए कि अब देखिए कि मंत्रिपरिषद तो अपना बहुमत खो ही दिया या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद अपना इज्जत बचाने के लिए क्या कहेगा कि राष्ट्रपति को कहेगा कि आप जो है लोकसभा को विघटित कर दीजिए, भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति उस समय उस मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद अपना बहुमत ऑलरेडी खो चुका है, उसके खिलाफ जो है ऑलरेडी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो इसलिए अब उस मंत्रिपरिषद को यह अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति को यह कहे कि लोकसभा को आप विघटित कर दें। उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से या तो लोकसभा को विघटित करे या ना करे, उस समय यह अपने स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा। अब देखिए यहाँ बॉक्स में एक बात लिखा गया है कि सामान्यतया मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित या भंग करता है। तो इस बात को आपको जानना है। जैसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा को भंग करना या विघटित करना यह राष्ट्रपति की क्या स्वविवेकी शक्ति है, तो यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्ड क्या लिखा गया कि लोकसभा को भंग करना। तो यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन जब कंडीशन यह हो जाए कि मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है, तो क्या यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? तो जी हाँ, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना कठिन पॉइंट है कि मतलब जब तक अगर इसे अच्छे से ना समझें तो आप जो है एग्जाम में प्रश्न को नहीं बना सकते हैं, और खास करके वन लाइनर से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर सके तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। यहाँ विघटित के जगह हो सकता है बर्खास्त करना भी वर्ड हो सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो आप देखिए यह चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ लिखा गया है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर सके या विश्वास प्रस्ताव सिद्ध ना कर सके। देखिए विश्वास मत क्या होता है, विश्वास मत के द्वारा सरकार अपने बहुमत को सिद्ध करने का प्रयास करता है कि हाँ देखिए कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है, हमारे पास सरकार में बने रहने के लिए बहुमत है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में विश्वास मत को
पेश किया जाता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है अनुच्छेद 74 के तहत। तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि यह देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति की क्या हो गई, यह स्वविवेकी शक्ति कहलाई। तो यह किसके तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 74 के तहत। या इसके जगह हो सकता है कि यह लिख दिया जाए कि मंत्रिपरिषद से किसी सलाह या परामर्श को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की कि अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देना, अनुमति ना देना या पुनर्विचार के लिए वापस करना अथवा उस विधेयक पर कोई निर्णय ना लेना, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। और इस बात को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अनुमति ना देना की जगह हो सकता है अनुमति रोक लेना या विधेयक को रोक लेना भी लिख दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा आपसे कि विधेयक को रोक लेना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो यह स्वविवेकी शक्ति है। फिर उसी तरीके से किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, तो इसके जगह हो सकता है कि एग्जाम में आपत्तियों सहित वर्ड लिख दिया जाए। जैसे लिख दिया जाएगा कि विधेयक को आपत्तियों सहित वापस करना यह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो यह स्वविवेकी शक्ति है। अब फिर लास्ट देखिए कि यह जो लिखा गया कि कोई निर्णय ना लेना, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर किसी भी तरह का निर्णय ना लेता है तो वह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति कहलाती है, तो वह जेवी वीटो शक्ति कहलाती है। तो यह जो जेवी वीटो है यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। फिर बात करते हैं सातवें पॉइंट की, तो वह है कि किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। तो किसी विषय से संबंधित कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी प्रशासनिक कार्य या संसद के किसी प्रस्ताव से संबंधित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यही है इसका मतलब। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। अब जो आठवां एवं लास्ट पॉइंट है वह यह है कि अनुच्छेद 86 के 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, यह इसकी स्वविवेकी शक्ति है। और संसद को संदेश कब भेजता है, जब संसद के सदनों में कोई विधेयक काफ़ी समय से लंबित पड़ा हो, तब जाकर राष्ट्रपति उस संदर्भ में संसद को संदेश भेज सकता है। तो यही था राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियाँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।